हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्टार्ट में पढ़ा था हमने कि हमने ये कहा था कि अगर यूनिवर्स में ऐसा हो सके कि हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच करवा सकें, तो वहाँ पे एंट्रोपी जो है वो किसी भी सिस्टम की ज़ीरो हो जाएगी। तो चूंकि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकते, तो दैट इज़ व्हाई वी कैन नॉट take entropy to be zero for any system. So that is why these things are interconnected, and this is the third law. So in other words, you cannot make entropy of a thermodynamic system equal to zero. देखो, इसको आसानी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। इसकी एक इम्प्लीकेशन है जो कि नीचे लिखी हुई है 2.135 में, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो वो ये है कि अगर यही बात है कि एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है फर्दर। तो इसको अगर हम खोल के लिखें इन द फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एस की जो इक्वेशन है हमारे पास, या डी एस जो लिखी जाती है कि डी क्यू ओवर टी, तो उसकी शेप में अगर हम इसको लिखें, किसी वजह से मेरा पेन थोड़ा स्लो लिखा रहा है, ये वाली इक्वेशन अगर हम यूज़ करें और इसमें हम डी क्यू यूज़ करें जो कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो अब इस इक्वेशन को देखें 2.135 को, और अगर हम ये इम्प्लाई करें कि T1 अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो उस केस में हमारे पास जो इंटेग्रल है यहाँ पे वो इनफिनाइट नहीं हो सकता ना, इसके डिनोमिनेटर में टी मौजूद है। तो अगर डिनोमिनेटर में टी मौजूद है, तो अगर वो ज़ीरो को अप्रोच करे, तो देन इट द चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी एट T1 कैन बिकम इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती, यू शुड बी फाइनाइट, यू शुड हैव समथिंग फाइनाइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन में सिर्फ नीचे वाली टर्म जीरो हो रही हो, फिर तो इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन अगर जीरो हो जाए, ऊपर वाली टर्म भी जीरो हो जाए, तो फिर सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हम ये एज्यूम करेंगे, या ये एज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम एक इम्प्लाई करेंगे कि एट एब्सोल्यूट जीरो हीट कैपेसिटी भी जीरो को अप्रोच कर जाएगी। So from simple considerations, since at t approaching zero, s और डेल्टा s, सिंपली s कहें, डेल्टा s ना कहें, s की भी हम कह सकते हैं कि ये s कैन बी infinite, which is not possible in real world. So हम क्या कहेंगे, so to make things consistent, we infer that CV also approaches zero as t approaches zero. So एब्सोल्यूट जीरो पे ना सिर्फ एंट्रोपी जीरो होती है, बल्कि एंट्रोपी हो सकती है, बल्कि साथ साथ उसके हीट कैपेसिटीज भी जीरो हो सकती हैं अगर हम अप्रोच करें जीरो केल्विन को। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद आपका केल्विन टेम्परेचर है, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, जीरो के और -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस चूँकि हम इस टेम्परेचर को अप्रोच एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट get these things in actual world, but theoretically that is possible. अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल है नीचे हीट कैपेसिटी की, और
एंट्रोपी की। द एग्जांपल इज आई शुड zoom it in. ओके, कहाँ पे है कि यहाँ पे है। सो आपको क्वेश्चन में ये बताया जा सकता है कि किसी सॉलिड बॉडी की जो एंट्रोपी है वो टी की सम पावर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ और सी वेरीज एज टी क्यूब्ड, इस तरह करके। और आप इसको लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स टी टू द पावर क्यूब। कांस्टेंट को आप ए कह लें, जो मर्जी नाम दे लें कांस्टेंट को, इस तरह से है बिहेवियर इसका। तो आपसे कहा जा सकता है कि जी अब आप एंट्रोपी निकालें यूजिंग सम फार्मूला ऑफ योर ओन। और तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है कि डी एस क्योंकि होता है डी क्यू ओवर टी, तो आपने जब एस कैलकुलेट करना है वहाँ से बिटवीन टू टेम्परेचर्स 0 to T, तो आपने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आएगा डी एस था ना, डी एस दैट वाज फ्रॉम 0 to T, तो ये आएगा आपके पास एस, और इसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे 0 से T, और वो क्या बचेगा आपके पास एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ 0। और एस ऑफ 0 आपको पता है 0 होता है, अभी आपने देखा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, ये टर्म बच गई एस ऑफ टी की। और देन आप जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। सॉलिड्स में आप लोगों को ये मैंने बताया था उस दिन पहले भी कि सॉलिड्स में इट डज नॉट मैटर कि आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंसिडर करें या एट कांस्टेंट प्रेशर कंसिडर करें, दे आर नॉट सो मच different. So you will just integrate the relation 0 to T Cv of T or Cp of T for that particular मटेरियल। एंड देन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सी आपके पास है ए टी क्यूब ओवर टी। तो आप के पास क्या बचेगा इस केस में, यहाँ पे एस ऑफ टी वुड बी 0 to T, ए को आप बेशक इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें। सो ऊपर ए टी क्यूब है और नीचे एक टी मौजूद है और इंटीग्रेशन भी टी पे है, तो एक टी जो है उसके क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने दोबारा लिख दिया इसके अंदर। So that would be the case. So t क्यूब, और नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि और इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर दें इसके ऊपर, तो ये अगेन t क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। t क्यूब ओवर 3 और 0 से t, तो ये आ जाएगा आपके पास ए टी क्यूब ओवर 3। तो ये आपके पास उस पर्टिकुलर जिस्म की एंट्रोपी आ जाएगी एट सम फाइनाइट टेम्परेचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्विज़ेस में कि सिंपल सही कैलकुलेशन करें, लेकिन जैसे कि S1 में दिए थे जो कि आपने अंडरस्टैंड नहीं किए सही तरह से। तो खैर एनी केस, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्री एनर्जीज। फ्री एनर्जीज को हम एक और नाम भी दिया करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स बड़ी यूजफुल क्वांटिटीज हैं, वो फार्मूलाज हैं जो कि आगे हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आई होप नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करनी चाहिए हमें, कल वाले से, तो उसके लिए ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो इनका चूँकि इनका ओरिजिन जो है वो थर्मोडायनामिक्स में मौजूद है, इसलिए हम इनको इधर से ही स्टार्ट लेंगे। ऑल दो कि इनकी यूजफुलनेस जो है वो आगे अब आपको थ्रू आउट इस कोर्स में भी स्टैटिस्टिकल 1 में भी नज़र आएगी, और आपका जो स्टैटिस्टिकल 2 का कोर्स, आई डोंट नो कि वो कौन पढ़ाता है आपको, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो भी पढ़ाएगा तो वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये चीज़ें आती होंगी तो वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो इसको जानने के लिए हमें एक सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा, बड़ा सिस्टम,
जिसमें एक आपके पास हीट बाथ मौजूद है और फ्री एनर्जीज का पूरा कंसेप्ट जो है, ये 3-4 किस्म की फ्री एनर्जीज हैं। एक आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना रिमाइंड करा देता हूँ। एक इनमें से आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम आपने रखा था एंथैल्पी। वो भी एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, लेकिन उसको शायद हम इधर ड्राइव ना करें। हमें सिर्फ ज़रूरत है अब नई नई जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी इस कोर्स में, उनको ड्राइव करने की। बट एंथैल्पी भी उसका आपने डेफिनेशन मैंने करवाई थी आप लोगों के। एच उसको लिखते होते हैं, दैट इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ये उसकी उसकी फंक्शनल फॉर्म थी, एच इक्वल टू पी वी। तो ये आप याद रखें कि ये इन्हीं में से एक है रिलेशनशिप। तो फिलहाल हम एक बड़ा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर दो सब सिस्टम्स मौजूद हैं। एक है आपका सिस्टम जो आप स्टडी कर रहे हैं, मैं इसको बता देता हूँ स्कीमेटिकली। ये आपके पास हीट बात है और देन आपके पास एक छोटा सिस्टम है जो इसके साथ कनेक्टेड है, और इन दोनों को मिला के आपके पास जो सिस्टम बन रहा है वो है आपका कंपोजिट सिस्टम। इसको मैं डॉटेड ये डैश लाइन से शो करता हूँ। सो दिस इज योर कंपोजिट सिस्टम। हीट बात और छोटे वाले सिस्टम को आप कुछ भी नाम दे लें, सिस्टम ए कह लें, सिस्टम बी कह लें। तो हम बात अब शुरू करेंगे एंट्रोपी से। तो कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे 2.137 में, कि कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी जो है दैट इज द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम स्मॉल सिस्टम दैट इज अटैच्ड टू द हीट बाथ। और मज़े की बात यह है कि ये एक दूसरे के साथ वक्ती तौर पे हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टोटल एंट्रोपी जो है दैट इज इक्वल टू ऑफ दिस इज द एंट्रोपी ऑफ आवर सब सिस्टम। और एस बात जो है वो एंट्रोपी ऑफ द हीट बात है, जो कि बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें से आप थोड़ी हीट निकाल लें, थोड़ी डाल दें, तो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो चेंज इन एंट्रोपी है ये तो होगी टोटल एंट्रोपी। और अगर हम उन सिस्टम्स में हीट एक्सचेंज होने दें तो फिर क्या होगा कि एंट्रोपी आपको पता है कि अगर दो ही प्रोसेसेस हो सकते हैं, कि अगर या तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी। सो यू यूज डेल्टा एस ऑफ कंपोजिट दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ smaller system plus delta s of the bath, and they are related with this second law of thermodynamics, that their entropy is either constant or is either zero, is equal to zero change in entropy, or it's increasing. So नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की बात कैसे करेंगे। अब जरा डेफिनेशन लिखते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हीट बाथ की, जो कि आपको पता है कि अगर हीट बाथ से हमने हीट ली है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट वी एक्सट्रैक्टेड, क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द बाथ। तो अगर हीट क्यू एक्सट्रैक्ट की है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई होगी डेफिनेटली, और वो डिक्रीज इन एंट्रोपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एस ऑफ बाथ दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर टी बाथ। ओके जी, चैट में क्या है? चैट में क्या है? चैट मुझे नहीं शो हो रही है तौर पे। आप ये वाली बातें काइंडली बाद में भी कर सकते हैं, इधर चैट करना जरूरी है।
मैं सोच रहा हूँ कि शायद किसी ने कोई क्वेश्चन करना। एनीहाउ, और कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, यही डेफिनेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन 2.138 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कंपोजिट है वो आ जाएगी डेल्टा एस कंपोजिट इक्वल टू डेल्टा एस माइनस क्यू ओवर टी बार। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2.140। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हीट एडेड और रिमूव प्लस वर्क डन, और इसको हम 2.140 के अंदर पुट कर देते हैं, मीनिंग यू जस्ट इंसर्ट द वैल्यू ऑफ Q from 2.142, we have Q equals डेल्टा E माइनस W, और इसको आपने इंसर्ट कर देना है इक्वेशन 2.140 के अंदर, और यहाँ से आपके पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम, वो आ जाएगी आपके पास। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, डेल्टा एस कंपोजिट इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई माइनस डेल्टा डब्ल्यू और टी बात। और फिर जब आप डब्ल्यू की लिखेंगे डेफिनेशन, अब आपको पता है कि वर्क डन जो अगर बात काम कर रहा है छोटे सिस्टम के ऊपर, अगर हम वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम को भी वेरी होने दें उसके सिस्टम के वॉल्यूम को, तो उस केस में ये वर्क डन पी डेल्टा वी के इक्वल होगा माइनस पी डेल्टा वी के। डेल्टा डब्ल्यू वुड बी माइनस पी डेल्टा वी। ये कंसेप्ट थोड़े से मैथमेटिकल लग रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि हम जब एक खास रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये आपने पुट किया और आपके पास इक्वेशन 2.142 मिल गई। अब आपने इसको करना है रीअरेंज। इसको क्या करना है आपने, रीअरेंज 2.142 को। रीअरेंज एंड सॉल्व फॉर करने की जरूरत नहीं है, बस आपने सारी टर्म्स ही लिखनी है। क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे आपको पता है कि हमने वो कंपोजिट की एंट्रोपी से स्टार्ट लिया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और डेल्टा ई वाली टर्म को आप पॉजिटिव करेंगे, इधर नेगेटिव थी ना और ये भी नेगेटिव था, तो पी डेल्टा वी वाला, ये देखिए बाय नेगेटिव है ना, तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव थी। तो इन दोनों को अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो अब आप इसको यूं लिख सकते हैं, एक नई क्वांटिटी अब आपको मिल गई है जब आपने कंसिडर किया है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंट्रोपी। आपने क्या कंसिडर किया, चेंज इन वॉल्यूम, बल्कि पहले ऐसे लिखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंट्रोपी। ये तीन चीजें आपने कंसिडर की हैं उस कंपोजिट सिस्टम की। तो आपके पास इक्वेशन या इनइक्वालिटी 2.143 आ गई है, ये वाली। अच्छा, इस बारे में मैं आपको ये बताऊं अगर कि दिस इनइक्वालिटी डील्स विद इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपने टेम्परेचर वेरी होने दिया है दोनों सिस्टम्स के दरमियान, तो आपका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो गया है दोनों स्मॉल सिस्टम में भी और बाथ में भी। इसी तरह आपने वॉल्यूम वेरी होने दिया है, तो प्रेशर दोनों तरफ सेम हो गया, ठीक है। जो प्रेशर बाथ का था और जो सिस्टम का था वो दोनों सेम हो गए। और एंट्रोपी, अब आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है इक्विलिब्रियम पे, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। एनीवन, इक्विलिब्रियम के ऊपर एंट्रोपी की क्या वैल्यू होती है? जो भी बोल रहा है उसका इंटरनेट नहीं काम कर रहा। सर जीरो, एंट्रोपी जीरो होगी आइसोलेट इक्विलिब्रियम पे? नहीं सर, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट भी नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का लफ्ज इस्तेमाल करें आप। तो एट इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन है आपके पास, दिस इनइक्वालिटी
the inequality 2.143 is obtained at thermal and mechanical equilibrium. Or you know that at any kind of equilibrium, entropy is maximized. ये अब आइंदा भी आप लोग भूलना नहीं, ये इस दफ़ा तो इसने कह दिया किसी ने 0 है, अब आइंदा नहीं कहना ये मैक्सिमाइज्ड। तो ये हमें वो मिली है कंडीशन 2.1.43। अब यहाँ पे देखो कि 2.1.2.143 जो है वो हमें ये शो कर रही है कि देयर इज सम क्वांटिटी दैट इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। ये एक इससे हम ज़ाहिर एक रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि अब हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं तो मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ और इस पे डिस्कशन हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। दैट वुड बी एट 150। ओके, तो 10 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स कर लें, 10 मिनट बाद मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ एट 150। तो इधर से ही फिर स्टार्ट लेंगे इसका। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा लिंक। सर कितने टाइम पर सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी? 150। ओके।